दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन के सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम सबने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से स्टार्ट किया था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और नेहरू रिपोर्ट तक के क्वेश्चंस को एकदम सीक्वेंस में कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग या प्रस्ताव को पारित की गई। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का मांग या प्रस्ताव को पारित किया गया था। फ्रेंड्स, आइए इंपॉर्टेंट की पॉइंट के तहत हम सभी जानते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बारे में। दोस्तों, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा कि 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष आपको याद रखना है। जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया था। फ्रेंड्स, गांधी जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें घोषणा किया गया कि कांग्रेस के संविधान के धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। यह गांधी जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव में पेश किया गया था। फ्रेंड्स, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना कौन सा सत्याग्रह कहलाया। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो नमक सत्याग्रह इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में स्थित है, से दांडी जाकर, जो कि पश्चिम भारत का समुद्र तट है, यहाँ तक जाकर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था और यह सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। फ्रेंड्स, आइए हम सभी नमक सत्याग्रह के बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा की। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा की। इस यात्रा में सरोजिनी नायडू महिला भी शामिल थी। इंपॉर्टेंट यह भी है, याद रखिएगा कि गांधी जी के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के दौरान इसमें सरोजिनी नायडू भी शामिल थे। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर, 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी के द्वारा नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, इसीलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, इसीलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी माना गया था। और नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी के द्वारा संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कब और कहां आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। अगर हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो यह 12 नवंबर 1930 को ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के लंदन में 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था। अब आइए हम सभी डीप में जानते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 को लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। यानी पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
लेकिन भारत के एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर जी ऐसे थे जिन्होंने लंदन में आयोजित पहले, दूसरे और तीसरे यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, यह भी याद आप रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, किंतु भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अन्य कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। फ्रेंड्स, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, यह भी आप याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और किस वायसराय के मध्य समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम सभी ने पढ़ा था कि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था, तो अब हमारा यह जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी और किस वायसराय के मध्य समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इरविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन वायसराय भारत का इरविन था और महात्मा गांधी के मध्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए समझौता किया गया था और इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया था। अब आइए हम सभी गांधी इरविन समझौता के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। यह समझौता 4 मार्च 1930 को हुआ था, तो डेट भी आप याद रखिएगा कि 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदी को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। गांधी इरविन समझौता के तहत ब्रिटिशर्स के द्वारा उन सभी कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया गया जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। दोस्तों, वायसराय के द्वारा 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत करने का प्रयास किया गया था। इरविन, जो कि भारत का तत्कालीन वायसराय था, इसके द्वारा 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस को सहमत कर लिया गया था। अब आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो हमारा इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, तो इसे आप याद रखिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी गए थे। अब आइए की पॉइंट में हम सभी जानते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। दोस्तों, गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट यह भी है, याद रखिएगा कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो इनका स्लोगन भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे। जहाज का नाम आपको याद रखना है। गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेंस्तियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे थे। लंदन एस राजपूताना जहाज से गए थे और इटली के पोत से भारत वापस लौटे थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। आइए दोस्तों, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और किसके मध्य पूना पैक्ट के तहत यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी और किसके मध्य पूना पैक्ट के तहत समझौता हुआ था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट के तहत यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी तत्कालीन समय में यरवदा सेंट्रल जेल में थे जब गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट पर समझौता हुआ था। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी जानते हैं पूना पैक्ट के बारे में विस्तार से। दोस्तों, 1932 में ब्रिटिश सरकार ने तथाकथित अछूत के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की थी। 1932 में ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में तथाकथित अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की और राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की इस नई घोषणा का विरोध किया। गांधी जी उस समय जेल में थे। उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध अनशन प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी तत्कालीन यरवदा जेल में थे जब ब्रिटिशर्स के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई और उस समय गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया था वहीं पर जेल में ही। और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए।
यानी विधानसभा में अछूतों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था उसे समाप्त किया गया और दलितों के लिए 71 सीटों के आरक्षण को बढ़ाकर 148 सीट कर दिए गए। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो फ्रेंड्स इसका गठन 1 मई 1939 को किया गया था और इसे गठित सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1 मई 1939 को किया गया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक नर्मवादी नेता पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे और इनके सामने एक नर्मवादी नेता, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया थे और इस चुनाव में इन्हें विजय प्राप्त हुई थी। परंतु उन्होंने जल्द ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापित किया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था और इसका तत्कालीन कारण था कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। अब आइए हम सभी विस्तार से जानते हैं मुक्ति दिवस के बारे में। फ्रेंड्स, मुक्ति दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 22 दिसंबर 1939 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और अन्य लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक उत्सव था। इसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तत्कालीन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे और इसका उद्देश्य ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के निर्णय पर परामर्श नहीं किए जाने पर विरोध में प्रांतीय और केंद्रीय कार्यालयों में प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के इस्तीफे पर खुशी मनाना था। फ्रेंड्स, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और इसमें अंग्रेजों के द्वारा बिना किसी परमिशन के, यानी उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी वह थी कांग्रेस, और उससे परमिशन नहीं लिया गया और इससे नाराज होकर कांग्रेस के द्वारा अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया गया और इसी के खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और उस समय भारत का वायसराय कौन था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो लिनलिथिगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1940 के अगस्त घोषणा के समय भारत का वायसराय लिनलिथिगो था। अब आइए हम सभी दोस्तों जानते हैं अगस्त घोषणा के बारे में। दोस्तों, 1940 में लिनलिथिगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमान को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान दिया जाएगा और इसी को अगस्त घोषणा का नाम दिया गया। अगस्त घोषणा के समय भारत का वायसराय लिनलिथिगो था और इसी के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया गया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो यह भारत मार्च 1942 में आया था और हम बात करें अगर क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया था। अब आइए हम सभी क्रिप्स मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टीफन क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन योजना की घोषणा की और उनके अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा और इनके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया तो उसके बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा और संविधान निर्माण परिषद बनाने का भी प्रस्ताव इनके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। गांधी जी का वक्तव्य था पोस्ट डेटेड चेक और जवाहरलाल नेहरू का जो वक्तव्य था वह था डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक, और भारतीयों के द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है भारतीय इतिहास का। अगर हम बात करें इस प्रस्ताव को कब पारित किया गया था, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा 8 अगस्त 1942 राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 में पारित किया गया था। अब आइए डीप में हम सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। दोस्तों, अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष
संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। अप्रैल 1942 में जब क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया और अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन ब्रिटेन वापस गया तो भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और 1942 में वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 1942 महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में हुई और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट यह भी है, याद रखिएगा कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में हुई और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, इसे आप याद रखिएगा। और करो और मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1942 को प्रातः ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया था और इसके तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में और जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला में होने वाले सर्वदलीय सम्मेलन शिमला सम्मेलन को कब आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों का यह सम्मेलन था जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना गया और यह 25 जून 1945 को आयोजित किया गया था। आइए अब हम सभी शिमला सम्मेलन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यह 25 जून 1945 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 1946 को 18 फरवरी 1946 को मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? दोस्तों, मुंबई में HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा 18 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मुंबई में HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा 18 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह किया गया था। अब आइए इसके बारे में हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट के तहत जानते हैं। दोस्तों, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने अपने स्थान पर विद्रोह किया। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का आगमन भारत के दिल्ली में कब हुआ था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत के दिल्ली में आया था और इसका आगमन कब हुआ था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की तो यह दिल्ली 15 मार्च 1946 को आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 15 मार्च 1946 को हुआ था, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन किया गया था। अब आइए हम सभी कैबिनेट मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से भारत में स्वराज स्थापित करना चाहती है। तत्कालीन भारत सचिव पैथिक लॉरेंस थे और इनके द्वारा फरवरी 1946 में घोषणा किया गया कि सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से भारत में स्वराज स्थापित करना चाहती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। सदस्य के नाम आप याद रखिएगा कि 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। इनके नाम थे पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। फ्रेंड्स, यह जो मिशन था, यह मिशन सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया था। इसने अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा था। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम सभी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट के तहत जानते हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, वह दिन था जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने के बाद एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग के द्वारा ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने के बाद एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग की गई और इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही का निर्णय किया। इस कार्यवाही को 1946 में कलकत्ता में हत्याओं के रूप में भी जाना जाता है। यह देशव्यापी सांप्रदायिक दंगों का दिन था।
1946 को जो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, यह देशव्यापी सांप्रदायिक दंगों का दिन था। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत वायसराय माउंटबेटन के द्वारा दो अलग राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की गई? दोस्तों, तत्कालीन वायसराय भारत का माउंटबेटन था जब भारत को दो अलग राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बांटने की योजना बनाई गई। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी, तो ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना था माउंटबेटन योजना और इसके अंतर्गत वायसराय माउंटबेटन के द्वारा दो अलग राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों, आइए अब हम सभी माउंटबेटन योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना माउंटबेटन के द्वारा मार्च 1947 में लाया गया था। माउंटबेटन 1947 में नया वायसराय बनकर भारत आया। भारत को दो राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की और इसी को माउंटबेटन योजना कहा गया। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान को बनने में लगे थे और संविधान निर्माण कार्य में कुल 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। और भारत को गणतंत्र राष्ट्र के रूप में यानी रिपब्लिक के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम सभी जानते हैं भारत के गणतंत्र राष्ट्र के बारे में। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो इतना आप सभी को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।